हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बच्चों आज के हमारे इस नए लेक्चर में क्लास 11th के। और जैसा आप सबको बच्चों ये बात पता ही है कि हमने अभी तक लोगैरिथम वाला पोर्शन, मेथड ऑफ इंटरवल्स, मॉड्यूलस और लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक सा पोर्शन होता है जो हमें कोई भी और आगे चैप्टर पढ़ने के लिए चाहिए होता है। और 9th-10th का तो बेसिक आपको आता ही है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक से भी स्टार्ट नहीं किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक बड़े चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। और 10th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, क्योंकि वो आपने टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से पढ़ा था, तो उसमें आपने कुछ पोर्शन हो सकता है स्किप किया था या कुछ पोर्शन आपने अच्छे से नहीं भी किया था। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा, एक तो वो हमारा थोड़ा सा क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा रिकैप करवाएगा ताकि हमें पता चले कि हम क्या पढ़कर आए हैं, और उसके बाद फिर हम उस पर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको ये बात बच्चों पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे। पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी कंपाउंड एंगल्स। उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद आने वाला है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये 3 चैप्टर्स क्लास 11th में होते हैं। और उसके बाद जो चौथा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होगा दैट विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 4 चैप्टर्स मिलके ट्रिग्नोमेट्री बनती है। और मैं आपको एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री भी मतलब ऐसा बहुत कम बार होता है जेईई एडवांस में कि ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई प्योर सवाल उठ के है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी के भी साथ मिक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री को आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में घुसाओ, ट्रिग्नोमेट्री को आप क्वाड्रेटिक में इन्वॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री को आप डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में लेकर जाओ, आपको जिसमें लेकर जाना है आप उसमें लेकर जाओ। कैलकुलस में आप ले जाओ ट्रिग्नोमेट्री को, क्लास 12th में, सब में उसकी मिक्सिंग होती है। तो हमें बच्चों जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि हम जब अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसे बहुत ही ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारा कुछ भी पोर्शन मिस ना हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग बच्चों एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी या आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने बच्चों 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें हमने हमेशा ये माना है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं क्लास 10th तक के लेवल पे। और एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा इसका मतलब ऑब्वियस सा है कि एक एंगल तो उसका 90 डिग्री होगा। एंड हमने मान लिया था कि जो एक दूसरा एक्यूट एंगल होगा दैट विल बी थीटा। थीटा जो होता है इसको कहा जाता है थीटा, और थीटा को आप वेरिएबल मानते हैं। बोलने का भाव ये है कि जैसे अलजेब्रा में हम x, y, z वेरिएबल मानते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में आप थीटा को वेरिएबल मानते हैं। आप चाहें तो x, y, z भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली थीटा को वेरिएबल माना जाता है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक लगेगा कुछ बच्चों को, क्योंकि शुरू का जो पोर्शन है वो क्लास 10th का रिकैप है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम मिड लेक्चर आज का क्रॉस करेंगे तो फिर आपको कुछ न्यू चीज़ें पता चलना स्टार्ट होंगी। अब थीटा की अगर हमने बात की, थीटा हमने वेरिएबल माना, तो सबसे पहली हमको बच्चों जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों एक एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आप वहां से सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं कि मैं इसे वर्टेक्स A, इसे वर्टेक्स B और इसे वर्टेक्स C मानता हूं, अगर मैं ये नेमिंग कर दूं कि ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C, तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हमने 6 तरीके की चीज़ों को डिफाइन किया था। 6 तरीके के हमने फंक्शंस को डिफाइन किया था। एक था साइन, एक था कॉस, फिर था टैन, उसके बाद आएगा कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 चीज़ों को हम बच्चों डिफाइन करते हैं। साइन एक ऑपरेटर है। साइन क्या है? साइन एक ऑपरेटर है। ये 6 के 6 जो हैं ये एक ऑपरेटर हैं जो ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ पर। ये 6 के 6 ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ पर। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो साइन वाला ऑपरेटर है या कॉस वाला है या टैन वाला है या कोसेक, सेक, कॉट, ये जो 6 ऑपरेटर हैं
दे ऑपरेट ऑन एंगल्स, दीज ऑपरेटर ऑपरेट ऑन एंगल्स। मतलब कि आज के बाद अगर मुझे कभी भी साइन के आगे कुछ लिखा हुआ दिखे तो मुझे ये बात पता चल जानी चाहिए कि यार ये तो कोई ना कोई एंगल लिखा हुआ है। अगर मान लो मुझे बोला जा रहा है साइन ऑफ 315, तो ये ज़रूर 315 डिग्री जो होगा वो एंगल होगा। या अगर मान लो मुझे बोला जा रहा है साइन ऑफ 3a, तो ज़रूर ये जो 3a होगा वो क्या होगा, एक एंगल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी फ़िलहाल समझने का सेंस सिर्फ इतना है कि ये सब ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेट करते हैं एंगल्स के ऊपर। तो अगर मेरे पास साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा को हमने 10th में कैसे डिफाइन किया था, साइन थीटा वॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो भी आप एंगल लिख रहे हैं उसके सामने वाला साइड इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके सामने कौन सा साइड है, AB है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC है। वैसे ही अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा में ये जो नीचे वाला साइड है BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। वैसे ही अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हो जाएगा सामने वाला साइड अपॉन नीचे वाला साइड, जो कि हो जाएगा AB अपॉन BC, और इसी को आप sin थीटा बाय cos थीटा भी बोलते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली बस लिख के आगे बढ़ जाऊंगा। कोसेक थीटा जो होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा AC बाय AB। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा बच्चों AC बाय BC। और लास्ट में बेटा मेरे पास आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टैन का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा BC बाय AB, जिसको कि आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी बोल सकते हैं, या जिसको कि आप टैन थीटा का रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। आप टैन थीटा का रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के ऊपर। तो ये हमने बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी कि हमने किस तरीके से हमारे 6 ऑपरेटर्स को डिफाइन किया। इसके बाद जो बच्चों हमने चीज़ पढ़ी थी वो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट हम पढ़े थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पर थीटा और 90 माइनस थीटा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट के बराबर होता है, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ये सब हम पढ़ कर आए हैं इसलिए मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये सब हम पढ़ कर आए हैं इसलिए बच्चों मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज़ भी हम पढ़ कर आए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज़ें हैं ये भी हम पढ़ कर आए। और इसके बाद लास्ट में हम बच्चों जो पढ़ते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्लास 10th में पढ़ी है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी होती है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप किसी और बुक में देखेंगे बेटा तो बुक में देखने में आपको ये मिलेगा कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन बाकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। लिखने का तरीका यह होता है कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन मैं आपको बच्चों इसमें यह बोलना चाहूँगा कि हमें हमेशा इस तरीके से याद रखना चाहिए, हमें हमेशा इस तरीके से याद रखना चाहिए। क्यों? इस तरीके से याद रखने का फ़ायदा क्या है? इस तरीके से याद रखने का बच्चों फ़ायदा इसमें यह होता है कि हमारे पास हमें दिख रहा होता है कि हम इसमें और इसमें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये दोनों में बच्चों हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है इसमें। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्लास 10th में जितना हम पढ़ कर आए थे, ये बेसिक है क्लास 10th का, जितना हम पढ़ के आए थे ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। और अब हम थोड़ा सा अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, हम इस पर बेस्ड कुछ सवालों को करते हैं ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं टॉपिक के साथ, और उसके बाद फिर हम अपना मेन लेक्चर आगे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे मान लो सवाल लिखा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मान लो हमारे पास पहला सवाल लिखा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसमें मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें बेटा करवाना ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको इसमें बच्चों ये चीज़ याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हम अभी अभी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ें। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ये बोलती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। देखो आपको किस तरीके से याद रखना, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे कभी भी आप सेक और टैन वाला अगर टर्म एक साथ देखते हो तो कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए किसमें, कि यार ये तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वाला प्रोफाइल है। सेक और टैन दिखते ही एक बार दिमाग जाना जरूर चाहिए। दिक्कत ये होती है कि बच्चे को यही नहीं समझ में आता है कि सर हमको रिलेट कैसे करना है, कौन सी चीज़ को कहाँ से रिलेट करें। मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको वही सारी चीज़ें याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम सेक और टैन सुनेंगे तो सेक और टैन सुनते ही ये प्रोफाइल मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सेक और टैन में तो ये वाला प्रोफाइल होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो देखो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। अब अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलूँ तो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ये 1 के बराबर होगा। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये 1 के बराबर होगा। तो यहां से बच्चों मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेक माइनस टेन। तो मुझे क्या ये दिख रहा है कि सेक प्लस टेन अगर मैं LHS में रखूं, अगर मैं LHS में सेक प्लस टेन लिखूं तो RHS में क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक माइनस टेन। तो ये सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल किसके बराबर आ रहा है, सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल बच्चों किसके बराबर आ रहा है, सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल आ जा रहा है सेक प्लस टेन के बराबर। बेसिक सी चीज़ें, देखो ऐसे सवाल कहीं तुमको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ 10th के लेवल के सवाल हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बच्चों ये करना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं टॉपिक के साथ, दैट्स इट। ऐसे सवाल एकदम बेकार सवाल होते हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, एकदम ही तुच्छ कैटेगरी के सवाल है ये, ठीक है। लेकिन हमारा इसको करवाने के पीछे का मकसद क्या है कि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं कि यार 10th में हम क्या पढ़ के आए हैं। 11th के लिए मैं आपको बोल दूं बच्चों, जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे होंगे, जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके लिए एक मस्ट बाय बुक एक किताब है जो आपको खरीदनी है, विच इज एस.एल. लोनीज प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। एस.एल. लोनीज प्लेन ट्रिग्नोमेट्री यह आपको लेनी है कंपल्सरीली। कोई भी एक अच्छा बच्चा होता है उसके बुक शेल्फ में ये बुक होगी ही होगी, अगर आप एक IIT एस्पिरेंट है तो। इस बुक में आपको मैं बोलता हूँ बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बुक में आपको ऐसे सवाल 100% मिलेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट बेहतरीन हो जाए, जिससे कि आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ऐसे हर चैप्टर की बेटा बुक्स होती है, जैसे कि अभी हमने लोगैरिथम वाला पोर्शन पढ़ा। लोगैरिथम वाला पोर्शन या अलजेब्रिक वाला जो पोर्शन है उसके लिए एक बुक आती है प्रिलिप्को, स्टैंडर्ड बुक है प्रिलिप्को, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कराया जाता है। अगर किसी को चाहिए हो इसमें से होमवर्क तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश इन बुक्स को नहीं खरीद पा रहे हैं या आपको ये बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इस बुक का PDF या नेसेसरी एक्सरसाइजेस का PDF शेयर कर दूंगा। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप जाके उसका होमवर्क में भी देख सकते हैं, जो इससे रिलेवेंट एक्सरसाइजेज हैं वो भी देख सकते हैं, चाहे लॉग की हो, चाहे मॉड्यूलस की हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की हो। पर्पस ये है बच्चों की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप चाहे महंगे से महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना अफोर्ड कर पाएं या ना कर पाएं, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इस चैनल का भी मकसद यही है कि हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।
तो ये हो गया एक सवाल। वैसे ही अगर मान लो मैं दूसरा एक सवाल बोलता हूं कि अब आप रेसिप्रोकल बच्चों बताओ मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। अगेन जैसे कि सेक और टैन सुनते ही, सेक और टैन सुनते ही मेरे दिमाग में घंटियां बज जानी चाहिए। किसकी, किसके लिए बच जानी चाहिए? इसके लिए बच जानी चाहिए कि यार सेक और टैन में तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वाला प्रोफाइल होता है। सेम लॉजिक से बच्चों कोसेक और कॉट सुनते ही दिमाग में जलना चाहिए कि यार कोसेक और कॉट तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाला प्रोफाइल है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 तुरंत आना चाहिए दिमाग में, तुरंत क्लिक होना चाहिए। यहां से बच्चों में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलूं तो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी इक्वल टू 1। और अगर मुझसे कोसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है तो जरा सोच के देखो, अगर मैं एलएचएस में कोसेक माइनस कॉट वैसे का वैसा ही रहने दूं तो क्या मैं आरएचएस में ऐसा लिख सकता हूं क्या 1 बाय कोसेक प्लस कॉट? सोच के देखो, क्या मैं 1 बाय कोसेक प्लस कॉट बोल सकता हूं? और अगर मैं इसमें बच्चों 1 बाय कोसेक प्लस कॉट बोलता हूं तो आप देख लीजिए कोसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? कोसेक माइनस कॉट। अगर हमारे पास लिखा हुआ है कोसेक प्लस कॉट तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बच्चों? उसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा कोसेक माइनस कॉट। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये आइडेंटिटीज तो किस तरीके से लगानी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक अगला सवाल और करते हैं। आई होप आपने ये पूरी चीज लिख ली होगी। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगेन क्लास 10th के लेवल का सवाल है, आपको इसकी वैल्यू बतानी। कभी भी अगर सवाल में वैल्यू पूछी जाए या अगर वो सवाल इवैल्यूएट का सवाल हो कि इवैल्यूएट करो इसका, इवैल्यूएट मतलब इसका क्या वैल्यू आएगा, तो ऐसे सवाल जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे सवालों को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर निकल के एक अच्छा सा नंबर आएगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं बचेगा, एक अच्छा सा नंबर आएगा। ठीक है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन कोई नंबर ही होगा। कभी भी उसका एक एक्सप्रेशन आंसर नहीं हो सकता अगर इवैल्यूएट वाला सवाल है या वैल्यू निकालने वाला सवाल है। तो पहले मैं आपको एक रेगुलर अप्रोच बताता हूं। मेथड 1 रेगुलर अप्रोच। कोई भी एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है? कोई भी एक नॉर्मल बच्चा बच्चों ये सोचता है कि यार tan कभी भी हमको दिखे और कभी भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो सबसे बेस्ट होता है सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो। जनरली स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल अटकता हुआ दिखे आप सब कुछ को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए और स्टार्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा ही है डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को वैसे का वैसा ही लिख सकते हैं। जैसे ही बच्चों हम ये चीज लिखेंगे तो यहां से हमारे पास देखो इसके बाद क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, न्यूमरेटर में तो आ गया साइन की पावर 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया ऊपर वाले में। और नीचे क्या लिखा है? नीचे देखो, नीचे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं एलसीएम लूं तो देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पहले तो इन दोनों में से साइन स्क्वायर बाहर निकाल लो। आप साइन स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर के बाहर निकालते ही देखो अंदर क्या बचा है? 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस 1। अंदर आपके पास बचा है बच्चों 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर के बाहर निकालते ही। यहां से बच्चों हमारे पास देखो साइन स्क्वायर और साइन की पावर 4 कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा। तो यहां से मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया देखो 1 एलसीएम लेते ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास। तो यहां से देखो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें ये चीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी है, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी है,
कट के पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब कि ये जो पहला वाला आपने सवाल लिखा है इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 1। और जैसा मैंने आपको बोला भी था कि अगर ये सवाल इवैल्यूएट वाला सवाल है, अगर बच्चों ये सवाल इवैल्यूएट वाला सवाल है तो इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन में कभी भी आंसर एक एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकता। इवैल्यूएट का अगर कोई भी सवाल है तो उसका आंसर एक अच्छा सा नंबर ही होगा। तो ये तो हो गया बच्चों मेथड 1। अब अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 थोड़ा सा जुगाड़ है। मेथड 2 क्या है, थोड़ा सा जुगाड़ वाला मेथड है। कैसा जुगाड़ वाला मेथड है, अगर सवाल इवैल्यूएट का है तो ये बात तो समझ में आती है कि इसका आंसर कोई ना कोई अच्छा सा नंबर होगा। ये बात तो क्लियर है कि इसका आंसर कोई ना कोई बढ़िया सा नंबर आएगा। तो ऐसे सवालों में ये बोला जाता है कि अज्यूम थीटा टू बी सम एंगल। आप थीटा को कोई भी एक एंगल अज्यूम कर लो, आप थीटा को कोई भी एक अच्छा सा एंगल अज्यूम कर लो। बोलने का सेंस ये है कि आपको थीटा को ऐसा एंगल मानना पड़ेगा जिसमें ये सवाल डिफाइंड हो। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर थीटा को तो आप 0 डिग्री मान लो, तो मैं बोलूंगा नहीं 0 डिग्री मत मानो। क्यों? क्योंकि अगर 0 मानोगे तो देखो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, सवाल अटक जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर थीटा को 90 डिग्री मान लेते हैं, तब भी सवाल अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री मानते ही tan अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको थीटा को कोई ऐसा एंगल मानना होता है जिसमें आपका पूरा सवाल डिफाइंड हो। लेट अस से 30 डिग्री या लेट अस से 45 डिग्री, आपको जो मानना हो आप मान लो। चलो मैं 45 मान रहा हूं, आप होमवर्क में रख लो, आप 30 भी मान के देख लेना, 60 भी मान के देख लेना, आंसर सेम आएगा। आप 30 भी मान के देख लेना, आप 60 भी मान के देख लेना, आंसर सेम आएगा। 45 डिग्री अगर मान लो मैं मान लेता हूं और 45 डिग्री में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 45 डिग्री डालते ही देखो tan स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, ये आ जाएगा मेरे पास। यहां से देखो tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय tan 45 1 होता है माइनस साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर लिखा। सॉल्व आप करेंगे 1/√2 का स्क्वायर मतलब हाफ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर मतलब हाफ। हाफ बाय हाफ आंसर देखो 1 आ रहा है, 1 माइनस हाफ भी हाफ होगा, हाफ बाय हाफ आंसर 1 आ रहा है। तो बोलने का सेंस क्या है बच्चों, बोलने का भाव आप में ये है कि अगर इवैल्यूएट का सवाल है तो इवैल्यूएट के सवाल में आप वेरिएबल को कुछ भी एक ऐसी चीज मान लीजिए जिससे कि आपका सवाल अनडिफाइंड ना हो और आप सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि इवैल्यूएट वाला सवाल हमेशा कोई एक नंबर आता है और अगर वो हमेशा ही कोई नंबर आएगा मतलब वो थीटा के इंडिपेंडेंट होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही तो है कि इवैल्यूएट वाला सवाल जो है, अगर इवैल्यूएट वाले सवाल का आंसर कोई नंबर आ रहा है, कोई भी एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो एक नंबर है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो बेटा नंबर होगा ये थीटा के इंडिपेंडेंट होगा ना। तो क्योंकि ये थीटा के इंडिपेंडेंट होगा इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी थीटा रखना हो आप रख सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर को थीटा से फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये इसके पीछे का लॉजिक है। आई होप आपको ये चीज बढ़िया से बच्चों समझ में आई होगी, तो आप इसे नोट करिए। अब हम अगला सवाल बनाते हैं। तो बच्चों अपने पास जो अगला सवाल लिखा है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। एकदम सरल सा सवाल, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज क्या पता है, आपने अभी अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी है। देखो कोसेक्स, जैसे मैंने आपको बोला कि कोसेक और कॉट का प्रोफाइल आपके दिमाग में आना चाहिए, सेम गोज विथ कि यार कोसेक स्क्वायर और 1 भी अगर आपको दिख रहा है तो वो वाली आइडेंटिटी में टर्म्स थे ही कितने, वो आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो वो आइडेंटिटी थी।
तो अगर आपको दिख रहा है कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तब तो ये प्रोफाइल याद आना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको कोसेक स्क्वायर और 1 भी दिख रहा है तो एक बार सोच के तो देखो कि इससे सॉल्व हो भी सकता है या नहीं। डायरेक्टली साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, पहले सोच के देखना चाहिए कि हमने अगर ये पढ़ा है तो ये सॉल्वेबल है भी या नहीं। तो यहां से मैं देख सकता हूं दिस एम्प्लाइज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा, 1 को इधर ले गया, कॉट स्क्वायर को उधर ले गया, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा और उसके साथ क्या लिखा हुआ है टैन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कि कॉट और टैन क्या होते हैं, कॉट और टैन रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर कॉट और टैन रेसिप्रोकल होते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत सरल सा सवाल है, आप चाहो तो कोई एंगल रख के भी देख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जिसमें ये सवाल मेरा डिफाइंड हो आप रख के देख लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, आपको इवैल्यूएट करना है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। बहुत ही आसान सा बच्चों क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले भी किया है कि हमारा दिमाग अगर हमें कॉट या टैन दिख रहा है तो एक बार सोचना चाहिए कि यार अगर नॉर्मली किसी प्रोफाइल में सॉल्व नहीं हो रहा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाओ। तो उस लॉजिक से अगर हम बच्चों देखें तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे का वैसे ही है, डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख लें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे का वैसे ही हम लिख लें। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखिए कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉमन अगर मैं ले लूं तो अंदर मेरे पास बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से बच्चों देखो कॉस स्क्वायर और कॉस की पावर 4 कटेगा तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर। तो मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम अगर लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आएगा एलसीएम लेते ही। तो आप देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो कटेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली प्रोफाइल है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर और ये वाला कॉस स्क्वायर, ये भी कटेगा। तो फाइनल आंसर इसका भी क्या आएगा, 1। बहुत इजी से क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी से क्वेश्चन हैं। इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, दीज क्वेश्चंस आर ओनली फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों बहुत ही आसान से सवाल हैं, पर्पस सिर्फ ये है कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो जाए 10th के लेवल की, ताकि हम 11th का पोर्शन दोबारा बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। अगला सवाल है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। मान लो ये सवाल, मान लो बच्चों मेरे पास ये सवाल है। अब एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो है कि यार इसको मैं पूरा का पूरा रेगुलर मेथड से अच्छे से सॉल्व करूं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा स्मार्ट तरीका भी है। तो स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका ये बोलता है कि थीटा को कोई एक अच्छा सा एंगल ले लो। तो आप होमवर्क के लिए क्या रखेंगे, आप होमवर्क के लिए रखेंगे रेगुलर अप्रोच, जो अच्छे से सॉल्व करने वाला तरीका होता है, पूरा सिस्टमैटिक, आप उससे सॉल्व करेंगे। मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। सबसे सेफ जुगाड़ होता है 45 डिग्री का। आप तो चुपचाप थीटा को 45 डिग्री उठा के डाल दो। जैसे ही आप थीटा को 45 डालोगे, सेक 45 cos 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 आ जाएगा √2, कोसेक 45 √2, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 माइनस सेक 45 √2, कोसेक 45 √2। तो √2 और √2 आ जाएगा 2√2, 1/√2 और 1/√2 आ जाएगा 2/√2 और माइनस √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। तो ये √2 और ये √2 तो कटा, 2 इंटू 2 4 माइनस 2, आंसर विल बी 2 डायरेक्टली।
कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर रेगुलर अप्रोच में जाओगे तो कम से कम 5-6 लाइन तो खाएगा सवाल। लेकिन अगर मैं जुगाड़ करूंगा तो सीधा 2 लाइन में मेरा आंसर आ गया 2। तो आप इसमें होमवर्क में क्या रखेंगे कि आपको रेगुलर मेथड से इसको करके बच्चों देखना है। तो बच्चों अगला सवाल हमारे पास दोबारा इवैल्यूएट का ही है। अब हमें सॉल्व करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बेहद सरल सा सवाल। रेगुलर अप्रोच भी देखते हैं और जुगाड़ भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो रेगुलर अप्रोच ये बोलता है कि यार ज़रूर मुझे इसमें सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दिख रहा है। बच्चों को लग रहा होगा कि सर प्रोफाइल का सवाल तो कहीं नहीं है, लेकिन ये बात श्योर है कि ये प्रोफाइल का सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल के लिए तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे तो सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर है, तो प्रोफाइल तो नहीं है। तो यहाँ से बच्चों में देखो सबसे बेसिक सा अप्रोच होता है कि जब कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस का सहारा लो। सेक स्क्वायर को डालो 1 बाय कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर को डालो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को आप डालिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को आप डालिए बच्चों कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और -2 सेक स्क्वायर मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर। ये हमने अपलोड कर दिया, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। एलसीएम हमें दिखाई दे रहा है सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर -2 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरी चीज और ये पूरी चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो डिनोमिनेटर तो दोनों में ही सेम है। देखो यहाँ पर भी नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है, डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर मैं इसके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करूं तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 से 1 गया 1 और साइन स्क्वायर मिलके बनाया साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और 1 मिलके बनाया कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके बनाया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और क्योंकि मुझे पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर्स को नॉर्मली जोड़कर लिख सकता हूं। तो आगे -2 लिखा है तो -2 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन। डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 2, और ये -2 कट जाएगा। तो काट लेते हैं -2 1 और ये वाला पूरा ये कट जाएगा आपस में। अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों आपस में कटेंगे, फाइनल आंसर विल बी 1। इवैल्यूएट का सवाल है, आंसर 1 ही आना था, कोई नंबर ही आना था। तो हमने कम से कम 4-5 स्टेप लिए, बीच में 1-2 स्टेप खाए भी, तो मेहनत का सवाल। लेकिन अगर हम इसमें जुगाड़ देखें तो जुगाड़ क्या बोलता है कि यार थीटा को उठा के कोई भी एक एंगल डाल दो और सॉल्व कर लो। तो सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2, कॉट 45 होता है 1 -2 इंटू सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 इंटू 3 9 - 8 बोले तो 7, 9 - 8 बोले तो 1, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1। दोनों ही से आप देख सकते हैं 1 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये आसान है, ये समझना भी आसान है, इसे सॉल्व करना भी आसान है, और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। ये वाले में मेहनत ज़्यादा है, और थोड़ा भी आपने कहीं पर अगर एरर कर दिया तो आपका सवाल फंस जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ बढ़िया से क्लियर होगी। तो बच्चों अब बेसिक 10th का हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा, तो
तो अब हम थोड़ा सा 11th की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिखा है एंगल। डेफिनेशन वाइज अगर हम आगे बढ़ें, एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल। तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। किसी भी रे को हमने कितना रोटेट किया, क्या लिखा है? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। कोई भी एक अगर आपके पास गिवन रे है तो उसको आपने कितना रोटेट किया अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। बोलने का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक रे है, लेट अस से OA, इट इज अ रे, OA इट इज अ रे। अब अगर ये बोला जा रहा है कि हमने इस OA वाले रे को रोटेट किया है, हमने इस OA वाले रे को रोटेट किया है, तो फिलहाल ये इनिशियल पोजीशन है। देखो, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। ये आपका इनिशियल साइड है, दिस इज योर इनिशियल साइड, जैसे आपको ओरिजिनली रे पड़ी थी। अब आपने इसे इस पॉइंट O के अबाउट, आपने इसे इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट किया। मान लीजिए आप यहां ले गए किसी A डैश वाले पॉइंट पे, पहले ये OA पे था, अब ये OA डैश पे। तो अगर आप इधर ले गए तो देखो क्या लिखा हुआ है? आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड था और इसको आपने रोटेट कर दिया, तो रोटेट होने के बाद ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज टर्मिनल साइड। रोटेट होने के बाद ये क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो ये कितना आपने रोटेट किया, दिस रोटेशन, दिस इज कॉल्ड द एंगल। दोबारा बोल रहा हूं, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। कोई एक गिवन रे थी, इनिशियल साइड थी, उसको आपने रोटेट किया। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये जो रोटेशन का पॉइंट है, ये पॉइंट O, दिस पॉइंट O इज नोन एज वर्टेक्स। आपने जिस पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट किया, दैट विल बी नोन एज वर्टेक्स। अब रोटेट तो हम दो तरीके से कर सकते थे। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये हमारे पास रे OA थी और इस रे OA को मैं ऊपर ना लेकर जाके नीचे ले आता, ऐसा कर देता। ये जो मैंने थीटा एंगल ऊपर रोटेट किया, ये थीटा एंगल मैं नीचे रोटेट कर देता। इस स्थिति में ये इनिशियल साइड तो वैसे का वैसा ही है और ये टर्मिनल साइड वैसे का वैसा ही है। दिस इज माय टर्मिनल साइड। ये वर्टेक्स भी वही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पॉइंट बच्चों कितना सा है? पॉइंट बहुत सिंपल सा है हमारे पास कि एक नोटेशन सिस्टम होता है। नोटेशन सिस्टम किस तरीके का होता है? जैसे हम जब कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, जब हमने पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन ये बोलता है कि अगर मैं 0 से इधर बढ़ना चालू करूं, आपके एंगल से बोल रहा हूं, अगर मैं 0 से इधर बढ़ना चालू करूं तो पॉजिटिव, इधर जाऊं तो नेगेटिव, ऊपर जाऊं तो पॉजिटिव, नीचे जाऊं तो नेगेटिव। वैसे ही इसमें बोला जाता है कि अगर आपने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज किया है, घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 ऐसा घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, ये आपकी घड़ी ऐसे चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे। तो अगर मैंने उल्टे साइड में चलना चालू किया, अगर मैंने एंगल ऐसे घुमाया एंटी क्लॉक में, तो वो एंगल विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और अगर मैंने एंगल नीचे घुमाया, अगर मैंने एंगल ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज में, इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो वही लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉक, अगर रोटेशन का एंगल एंटी क्लॉक है, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव। आप देख सकते हैं, अगर रोटेशन एंटी क्लॉक है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। बट इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देन इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव, तब वो नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड वाइज थीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड वाइज थीटा की मान लो वैल्यू 60 डिग्री है, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये 60 डिग्री है तो आप ये बोलेंगे कि इसका एक्चुअल एंगल क्या होगा? +60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऐसे घुमाया एंटी क्लॉक।
और ये एक्चुअल एंगल क्या होगा, -60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने इसको नीचे घुमाया। माइनस और प्लस सिर्फ रोटेशन बता रहा है, पर मैग्नीट्यूड वाइज वो एंगल तो 60 डिग्री ही है। इस पे हम बेटा बहुत अभी चर्चा करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। ये सिर्फ एक बेसिक सा नोटेशन है जो मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अब हमारे सामने लिखा हुआ है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, डिग्री क्या होती है? हम पढ़ते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री। डिग्री मतलब क्या है? तो इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th of a revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree. बोलने का मतलब क्या है? If rotation from initial side to the terminal side, मान लीजिए ये मेरे पास इनिशियल साइड था, ये मेरे पास टर्मिनल साइड, ये O है, ये A है, ये A डैश है। This was my initial side, this is my terminal side. तो मुझे ये बोला जा रहा है इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ आपने रोटेट किया है, इज 1/360th of a रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना होता है बच्चों? एक रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सर्कल। रोटेट तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन रिवॉल्व करना, रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सर्कल। तो इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th of a रिवॉल्यूशन। अगर ये 1/360th of a रिवॉल्यूशन है तो एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना होता है? एक रिवॉल्यूशन में बच्चों जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो आपको वही बोला जा रहा है इज 1/360th of a रिवॉल्यूशन। अगर ये इस रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट है तो 360 डिग्री का 1/360th पार्ट कितना होगा बच्चों? बोलो, 1 डिग्री होगा। 360 डिग्री का 1/360th पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ डिफाइन करने का तरीका है कि अगर ये पूरा अगर रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का था और अगर मैंने जितना रोटेट किया है वो केवल 1/360th पार्ट है उसका, पूरे रिवॉल्यूशन का केवल 1/360th पार्ट अगर मैंने रोटेट किया है, मतलब मैंने कितना रोटेट किया? 1 डिग्री रोटेट किया। सिंपल डेफिनेशन। ऐसे डेफिनेशन बेस्ड सवाल आते नहीं है पेपर में। तो थियोरिटिकली हमको देखो, हमारे इस चैनल का जो पर्पस है बच्चों वो ये है कि आपका स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के साथ हो पाए। क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम कंपटीशन बस पढ़ने लग जाते हैं तो देर सवेर हमको मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में स्कूल बहुत रुलाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। आपको भले अभी रियलाइज़ नहीं होगा, अभी आपके कोचिंग के टीचर बोलेंगे कि सब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये है वो है, लेकिन देर सवेर बच्चों एग्ज़ाम आपको देना है, लोड तो पड़ेगा, ठीक है ना। 11वीं 12वीं में स्कूल का लोड पड़ता है आखिरी में, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रह जाते हैं, जबकि बोर्ड में तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं उतने ज़्यादा। बोर्ड में तो थ्योरी आती है, बोर्ड में तो डेफिनेशन आता है, बोर्ड में तो एग्जाम्पल्स आते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको होलिस्टिकली पढ़ना है। IIT तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन बोर्ड में भी तो कम से कम 80-90% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो अपन उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन कि अगर मैंने एंगल, जो मैंने डिग्री बोला है, डिग्री मतलब सिंपल सा है कि अगर मैंने जो रोटेशन किया है, अगर वो 1/360th पार्ट है उस रिवॉल्यूशन का, तो इट विल बी सेड टू हैव 1 डिग्री मेजर। अब 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। अगेन ये जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, उस तरीके की बात। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, जिसको हम 60 और एक सिंगल हैश लगा सकते हैं। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, ये उसका और सब पार्ट है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, जिसको हम 60 और डबल हैश लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक नोटेशन का सिस्टम है, इस पर बेस्ड एक बेसिक सा हम सवाल बच्चों कर लेते हैं आज, फिर हम आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे। एक बेटा बहुत ही सरल सा सवाल, इतने इजी क्वेश्चंस भी आते नहीं है पेपर में। पर्पस सिर्फ ये है कि थोड़ा अभी हमने जो पढ़ा है उससे हम थोड़ा सा क्लियर हो जाएं कि हम क्या पढ़ कर आए।
तो उस पर बेस्ड ये सवाल है कि आपके पास लिखा हुआ है 65 डिग्री 30 मिनट्स 45 सेकेंड्स, इसको आपको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हम इसको क्या करेंगे, 65 डिग्री तो वैसे का वैसा ही है। मुझे पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री बनेगा। तो ये 30 मिनट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू 1/60 डिग्री। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 45 सेकेंड्स। तो 45 सेकेंड्स मतलब क्या है, 60 सेकेंड का 1 मिनट बनता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट बनता है, ठीक है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड का कितना मिनट होगा, 1/60 मिनट होगा। तो ये 45 सेकेंड्स को सबसे पहले तो आप क्या लिख सकते हो, 45 इंटू 1/60 मिनट्स बोल सकते हो, ठीक है। और हमको पता है 1 मिनट मतलब कितना डिग्री है, 1/60 डिग्री है। तो और इसको 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी डिग्री आ जाएगा। बेसिकली मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब क्या है, 65 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 45 सेकेंड। यही तो इसका मतलब है कि 65 डिग्री और उसमें 30 मिनट्स और उसमें 45 सेकेंड्स और, क्योंकि ये जो है ये तो डिग्री से भी छोटा है ना। आपने टोटल कितना रोटेट किया, आपने टोटल रोटेट किया, आप पहले 65 डिग्री रोटेट किए, फिर आप 30 मिनट्स और रोटेट किए, फिर आप 45 सेकेंड्स और रोटेट किए। तो 30 मिनट्स और 45 सेकेंड तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट है, तुमने रोटेट ही 30 मिनट्स किया, मतलब तुम 1 डिग्री भी पूरा नहीं घूमे। 65 डिग्री घूमने के बाद तुम केवल 30 मिनट्स घूमे और उसके बाद तो तुम सिर्फ 45 सेकेंड्स घूमे। तो अगर पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना था तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऐड करके अपना आंसर लिख सकते हैं। आप इसको आराम से सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। आज का लेक्चर क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो हमने थोड़ा सा 10th का बेसिक भी पढ़ा है और हम कुछ 11th के भी बेसिक सी चीज़ें स्टार्ट की हैं। अगले लेक्चर से हम थोड़ा सा फुल फ्लो में 11th स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिग्री मेजर के बाद रेडियन मेजर करेंगे, रेडियन मेजर के बाद हम अलग अलग सिस्टम्स देखेंगे एंगल लिखने के, और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है जिसमें देर सवेर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू।